आज की क्लास चैप्टर 4 दैट इज एनिमल किंगडम को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको पॉरीफेरा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये पहला जो फाइलम है तो इसके फीचर्स को देखने के लिए या समझने के लिए, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, इसको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पर्सन देखे तो वो ऐसा फील करेगा कि ये एनिमल है, एनिमल जैसा लग रहा है किसी को। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने जब इसको शो करा था तो मैंने यही बात बोला था, प्लांट तो जैसा लग आपने रहा है। से हाँ, एक बच्चे ने बोला भी था कि मैम ये प्लांट लाइक दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि ये एक ऐसा फाइलम है और ऐसे मेंबर्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने का काम करता है जो कि प्लांट के भी फीचर्स को शो करता है और एनिमल्स के भी फीचर को शो करता है, या दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। दोनों के बीच का क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। अब रीजन ये है कि इस पॉरीफेरा को देख के अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा होगा किसी स्टूडेंट को कि हाँ इसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, नहीं दिख रहा। यस अब मैम। जैसे हम हाँ इसकी बात करें तो ये दिख रहा है, यहाँ पे अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि कोई मतलब सरफेस है उसके ऊपर ये अटैच है। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर अटैच होता है, उस सरफेस को हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। एक और बताया था मैंने आपको, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सबस्ट्रेटम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ पे स्टिक होके पूरी जिंदगी यहीं पे बिताएगा ये, तो जिसकी वजह से शुरुआत में इसको क्या किया गया था, बोला गया नहीं तुम एक काम करो, तुम प्लांट मैम में ही मतलब प्लेस। पॉडीफेरा में कभी लोकोमोशन नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार ना थोड़ा सा अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद कराऊं, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि कैरलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। अब कैरलस लिनियस ने जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, उसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल यही दो किंगडम बनाए थे, और उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा लोकोमोशन। तो अगर कैरलस लिनियस साहब के हिसाब से चले तब भी ये प्लांट में प्लेस है, मतलब लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये पॉरीफेरा जो है, तो आपने कौन सी बात सीखी कि इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम पोजेज, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिजेम्बलेंस लाइक प्लांट्स। फीचर्स तो नहीं बोल सकते, रिजेम्बलेंस है बस, हाँ बस दिख रहा है वैसा कि कैसा है, ये प्लांट है, प्लांट लाइक आपको दिख रहा है, ठीक। अब कुछ कॉपीराइटेड पॉइंट्स की बात आती है। कॉपीराइटेड बोलने का मतलब ये है कि वो फीचर्स आप किसी और फाइलम में लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ इसी में ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये पहला फाइलम है तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें। सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये पूछ रही हूँ मैं, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। मैम टिश्यू। सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, टिश्यू उठना आगे कहाँ चलेगा बेचारा, ये फर्स्ट है, ठीक है। ऑब्वियस है ओके। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या होगा ये, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। याद रहेगा आज की बात से जिंदगी भर, यस मैम। याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। फिर आप बोलेंगे अभी हमें जो ये अच्छा खासा इमेज दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है फिर, अगर ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके पास है, तो फिर ये ऐसा हमें इतना सारा जो है स्ट्रक्चर नजर क्यों आ रहा है। तो ये सब ना मतलब लूज सेल्स हैं, ये एग्रीगेट करके टिश्यू की परफॉर्मेंस में नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि क्या है ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर है, ठीक है। अब आते हैं इसके बॉडी प्लान पे, लिखा क्या है उस पर मत जाइए, मुझे इसके लेवल से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आपको इसका डायग्राम समझाना है, क्योंकि कटा हुआ मुझे एक ही यही इमेज मिला, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस इमेज को बस मैं समझाने के पर्पज से इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, वैसे भी अगर आपके एग्जाम में आता है इसका बॉडी प्लान तो आपको बुक वाला ही बनाना है, वो भी मैं समझाऊंगी आपको,
लेकिन उसके सारे पॉइंट्स आप खुद से कैसे लिख सकते हैं पहले मैं याद करा देती हूँ आपको। देखिए पॉरीफेरा का बेसिक प्लान ये बाहर से कवर था, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये यहाँ पे काट के शो किया जा रहा है आपको, ठीक है। तो स्पॉन्जेस, कॉमन नेम क्या है इसका, स्पॉन्जेस है। अभी तक में आपने याद क्या किया है, ये प्लांट लाइक एनिमल्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या याद किया है आपने, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, याद हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम पॉरीफेरा को देखें तो ये जो पॉरीफेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये, तो ये यूज स्पोंजिया है। नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाथ स्पॉन्ज। उसमें ऑप्शन में आपको साइकोल, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, यू स्पॉन्जिया सब दिया जाएगा, सबके सब पॉरीफेरा ही होंगे। तो आपको टिक किसको करना है, यू स्पॉन्जिया को, ठीक है। इस पे तो हम वापस आएंगे एग्जाम्पल के ऊपर। बस मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कैसा दिख रहा है आपको, ये जो आपको बाथ स्पॉन्ज यहाँ पे दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ये पोरस है। पूरा कैसा है, ये पूरा का पूरा पोरस है, जैसे कैसे स्पॉन्ज होता है। तो स्पॉन्ज की तरह ही इसकी पूरी बॉडी जो है वो पोरस है, ठीक है। और पोरस होने की वजह से अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो ये सारे पोर्स दिख रहे हैं, इनका कुछ तो नाम होगा, इनका क्या होगा, कुछ ना कुछ नेम होगा, ठीक है। तो इनके नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इन सारे पोर्स को, जो एक्सटर्नल पोर्स ऑन बॉडी हैं, मैं यहाँ पे इन पोर्स की बात कर रही हूँ। ये जो पोर्स यहाँ नजर आ रहे हैं ना, ये इसको ऑस्टिया कहते हैं। अगर एक है तो OSTIUM, सिंगल पोर इज ऑस्टियम। अगर आपको इसको प्लूरल करना है, एक साथ बोलना है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गिव अ टर्म फॉर द पोर्स या न्यूमरस पोर्स ऑन एक्सटर्नल बॉडी ऑफ पॉरीफेरा, तो आंसर होगा ऑस्टिया। क्योंकि पोर 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 कैविटी इतना सारा है कि बच्चे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मैं अलग अलग करके बता भी दूंगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे अब जैसे आपके पास माउथ है, तो इसके पास माउथ तो नहीं है, लेकिन ओपनिंग तो होगी इसके पास कुछ ना कुछ। तो जो ओपनिंग होगी इसके पास, उस ओपनिंग का नाम ऑस्क्यूलम है। उस ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्क्यूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम ऑस्क्यूलम बोलेंगे इसको, तो सवाल ये उठता है, इसमें ना काम और इसका हिसाब किताब थोड़ा उल्टा चलता है। अब रीजन क्या है उसका, जब इसके, मैं आपको समझाने के लिए ना एक वाटर बॉटल का एग्जाम्पल लेती हूँ सबसे अच्छा, क्योंकि क्लास में सामने भी बच्चों को इससे ही समझ आता है, कितना भी समझा लो इससे बेटर समझते हैं। देखिए अब जैसे हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये जो ओपन बॉटल है, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी प्लान है पॉरीफेरा का। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसके पास ओपनिंग कितनी है, इस बॉटल के पास ओपनिंग कितनी है, 1 2 3 4, कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, एक ही है। दिस वन। तो ऐसा जो ओपनिंग है दैट इज ऑस्क्यूलम। अब 1000 टाइम्स मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, मैंने बोला अभी अभी कि इस पॉरीफेरा की बॉडी के बाहर जो एक्सटर्नल पोर्स हैं, इसको ऑस्टिया बोला है मैंने। अब वो क्या करेंगे, टीचर एग्जाम में पूछ रहे हैं नेम द सिंगल ओपनिंग इन पॉरीफेरा, अब लिखना है उसको ऑस्क्यूलम, वो क्या कर रहा है, ऑस्टिया लिख के आ रहा है। और जबरदस्ती टीचर को बोलेगा नहीं मुझे मार्क्स भी चाहिए, मैंने ओपनिंग जो है वो ऑस्टिया लिखा है। तो आप यहाँ पे बात समझिए, बॉडी सरफेस के ऊपर आपसे न्यूमरस ओपनिंग्स का नाम पूछा ही नहीं जा रहा है, आपसे एक सिंगल ओपनिंग जो है इसमें, इसके बारे में पूछा जा रहा है, दैट इज ऑस्क्यूलम। तो पहली बात ये कि आपको इस ऑस्क्यूलम में और ऑस्टिया में डिफरेंस समझ आया, समझ आया सबको। तो यहाँ पे यस सर। ऑस्क्यूलम जो है दैट इज द सिंगल ओपनिंग, ओस्टिया
न्यूमरस पोर्स ऑन बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर के सरफेस, ठीक है। और फिर एक और ट्विस्ट है इसके अंदर। अच्छा, मैंने आपको सीलोम का क्या मतलब सिखाया था? सीलोम मतलब, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी मैंने आपको सिखाया था, जो उसकी लिटरल मीनिंग आती है वो क्या आती है? बॉडी कैविटी। इसके पास सीलोम है नहीं, मेरा ये पर्पस नहीं बताने का, मेरा बस एस्मोमेट ये है। बताने का पर्पस है कि इसके जब अंदर जाएंगे, मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर ये जो आपको वाटर बॉटल दिख रहा है, तो ये वाटर बॉटल के अगर आप अंदर जाएंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर एक स्पेस है ना, जिसमें ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैरी करता है। इसके अंदर खुद का भी तो स्पेस है ना? तो ठीक उसी तरीके से ये जो पॉरीफेरा है, तो इस पॉरीफेरा के अंदर ये जो आपको पूरा स्पेस नजर आ रहा है, उसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है। देखिए मैंने टर्म क्या बोला, और इसको याद कैसे रखना है वो भी बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, ये कैविटी किसकी है? तो स्पॉन्ज की है। किसकी कैविटी है? स्पॉन्ज की है, ठीक है। तो अगर आप टर्म देखते हैं या लिखते हैं स्पॉन्जोसील, अपना खुद का भी कॉमन सेंस लगाएंगे ना, कई बार तो जो ऑस्किलम है इसी को ही स्पॉन्जोसील बच्चे लिखाते हैं। तो पॉरीफेरा के लिए आया स्पॉन्जो। अच्छा, कैविटी के लिए क्या आया? सील। दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, बन गया स्पॉन्जोसील। याद हो गया? तो इसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग जो है, क्या हो जाएगा वो? ऑस्क्यूलम। सिंगल ओपनिंग इज ऑस्क्यूलम। numerous pores on body are ostia, singular is ostium, and the central body cavity is known as spongiocele. याद हुआ सबको? याद हो गया? यस मैम। चलिए, अब होता ये है कि अब जो भी है, लेकिन भले ही हमने ऐसा बोल दिया कि जाओ तुम्हारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये शेप कैरी कर रहा है ना। अब देखिए इसका ऐसा इस तरीके से शेप है। अब यहाँ पे अच्छा खासा बेचारा ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एटलीस्ट अगर आपको कभी फ्यूचर में डाइविंग करने का मौका मिला ओशन वगैरह के अंदर, तो आपको ये सब दिखेगा। और डिस्कवरी चैनल पे जब भी अंडर सरफेस का, अंडर वाटर सरफेस का दिखाया जाता है, तो ये सब दिखता भी है आपको, ठीक है। तो आप देख के एटलीस्ट पहचानेंगे कि हाँ ये पॉलीफेरा है, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि इसके बॉडी के इस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ स्केलेटल सिस्टम होगा इसके पास, ठीक है। तो करके रखा हुआ है, उसको हम लोग स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है या फिर स्पिक्यूल्स है, इसने इसके बॉडी के शेप को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है। सारे के सारे न्यू टर्म्स आप सीख रहे हैं। आगे किसी फाइलम में कभी भी किसी भी कीमत पे ऑस्टिया में नहीं बोलूंगी, ना आप सुनेंगे। ऑस्टिया टर्म इज कॉपीराइटेड टू फाइलम पॉलीफेरा। आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है इन विच फाइलम यू कैन ऑब्जर्व ऑस्टिया, ऑस्टिलम, स्पॉन्जोसी। नीट में पूछा भी ऐसे ही जाता है। यू हैव observed an organism with a well defined porous body। बाहर से मतलब वो क्या करेगा, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए फीचर देगा, और सिर्फ आपको क्या करना है, उसका नाम नीचे से राइट जो है उसके ऊपर आपको मार्क करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये कॉपीराइटेड फीचर्स हैं। इसके बाद पॉरीफेरा के बाद मैं किसी फाइलम में आपको नहीं बोलने वाली कि इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिर्फ इसी के पास क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इसका जो है ये स्पॉन्जोसील दिख रहा है, इसी को बोल रही थी। अब ये जो सिंगल ओपनिंग है ये क्या है, स्पॉन्जोसील है। लेकिन अब इसके पास यहाँ पे बाहर से भी तो ये सारे पोर्स भी तो प्रेजेंट है पूरी बॉडी के ऊपर। तो पूरी बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नली पोर्स जो अवेलेबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टिया। अब ओके। इसके अंदर चले गए तो अंदर वाली जो कैविटी है उसको बोलेंगे स्पॉन्जोसील। अब जिसने इसको ऐसा शेप प्रोवाइड करके रखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर्स है या स्पिक्यूल्स है। फिर सवाल ये उठता है कि इस पॉरीफेरा की जब हम इनर बॉडी को देखते हैं,
तो इसके इनर बॉडी पे ना स्पेशल सेल होते हैं, जिस सेल ने इसके पूरे इनर वॉल को लाइन करके रखा होता है, उसको हम लोग कोएनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कुछ इमेजेस के हेल्प से आपको पता भी नहीं चला, आपको पॉलीफेरा याद हो गया। कैसे? अब चेक कर लीजिए, देखिए। सबसे पहली बात जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको बताई जा रही है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। कोई दिक्कत किसी को? हम लोग इनको क्या कहते हैं? नो मैम। स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक, जनरली मेरीन है। जनरली क्या है? मेरीन है। और जब मैं आपको सिमेट्री पढ़ा रही थी, उसी वक्त आपने सीख रखा है कि एक इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके मेंबर्स कैसे असिमेट्रिकल है। कोई सिमेट्री आप ढूंढ ही नहीं सकते इसमें ना। अब मैं आपसे पूछूं इसमें बताना है कौन सी सिमेट्री, क्या बोलेंगे आप? अब ये सब ऐसे ऐसे है ही अटैच नहीं। होके एक साथ कनेक्ट होके बैठे हुए हैं। यहाँ से काटे नहीं होगा डिवाइड, इधर से काटे नहीं होगा डिवाइड, इधर से काटे नहीं होगा डिवाइड। बोलने का क्या मतलब हो गया कि ये असिमेट्रिकल है। कैसा है? कोई भी सिमेट्री आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देन मल्टी सेलुलर बोल दिया, ठीक है। अब यूनिसेलुलर थोड़ी है जो आप माइक्रोस्कोप लगा के उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या हो गया? आपका कॉपीराइटेड पॉइंट हो गया। अब इसके पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम है, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। क्या होता है? सॉरी, कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अभी पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक बात बोली कि इसका जो हिसाब किताब है उल्टा चलता है। क्या बोलने का मतलब है, सो भी समझिए ध्यान से। बच्चों को एक और डाउट है। क्या? वो क्या लिख के आते हैं एग्जाम में कि वाटर जो है ऑस्क्यूलम से अंदर जाता है और ऑस्टिया से बाहर जाता है। नहीं, इसका उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब ये है, ऐसी कंफ्यूजन उनको इसलिए होती है कि बच्चे इसको ना माउथ का मतलब सिनोनिमस टाइप से समझ रहे होते हैं, या माउथ का इक्विवेलेंट समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको गलती होती है। उनको लगता है कि ऑस्क्यूलम से इन करेगा, नहीं, उल्टा कर लीजिए इसका। ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन होगा इसमें, और जो वाटर इन हुआ है वो फिर चला जाएगा कहाँ से? ऑस्क्यूलम ऑस्क्यूलम के से रास्ते बाहर। बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब एक और क्वेश्चन कई बार होता है कि जब हम पूरा पढ़ा लेते हैं तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? काफी फनी भी है, लेकिन देखा जाए तो बच्चा तो सही सोच रहा है अपनी जगह पे। एक बच्चे ने बोला, मतलब डाउट था उसका, उसने बोला कि मैम आपने सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ाया कि पॉलीफेरा जो है ये खाता कैसे है। मतलब उसका यही क्वेश्चन ही था। ठीक है, सवाल तो सही पूछा उसने। तो यहाँ पे ये पॉलीफेरा जो है, जब वाटर यहाँ पे इन हुआ और जब वाटर यहाँ से आउट हुआ, तो वाटर के पास ना एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जो कि आपने कहाँ सीखा? प्लांट किंगडम सीखा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जो भी एक्स वाई जेड, प्लांट फिजियोलॉजी, आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, उसमें सारा रोल और गेम किसका चल रहा था? वाटर का। आप थोड़ी फूड देने जा रहे हैं प्लांट्स को, नहीं। तो अगर कभी आपके दिमाग में ऐसा डाउट आए कि ये पॉलीफेरा जो है कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसके लिए एक बात याद रखेंगे कि जब वाटर इसके स्पॉन्जोसील के अंदर वाया ऑस्टिया इन हुआ और जब वो बाहर की तरफ जाने वाला था, उसके बीच में इस वाटर में जो भी फूड पार्टिकल सस्पेंडेड था, वो क्वेनोसाइट्स कैप्चर कर लेते हैं। क्वेनोसाइट्स क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। अब सेल 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 मिलके बना हुआ है, तो वो क्वेनोसाइट्स क्या करेंगे? उसको कैप्चर करके उसी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं अपना। बच्चे बोलेंगे वैसे कैसे लेंगे? तो मैं बोलती हूँ जैसे प्लांट लेते हैं। प्लांट में भी अब ऐसा तो नहीं कि फूड पार्टिकल अलग से घूमता हुआ आपको दिखता है, वाटर के अंदर से ही उसको सब कुछ लेना होता है। ठीक उसी तरीके से ये भी कैसे लेगा? तो जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर किया जाएगा क्वेनोसाइट्स के द्वारा। ठीक है, समझ आया आपको? एक ये पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। तो इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं? हम लोग कहते हैं इसके पास एक स्पेशल सा अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम है। ठीक है, जिसमें डैश देके बच्चों को मैं हाफ लाइन भी बोला जा सकता है। वाटर enters through the ostia and goes out from the osculum। ऐसे आपको लिखना, बस खत्म हो गया आपका वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। अब देखिए आगे, देखिए वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। क्या सिखाया मैंने आपको? बॉडी के पोर्स का नाम क्या सीखा आपने? ऑस्टिया,
एक सेंट्रल इसके पास जो कैविटी है उसका नेम मैंने आपको क्या सिखाया, स्पॉन्जोसील। क्या सीखा आपने, स्पॉन्जोसील, ठीक है। तो स्पॉन्जोसील में वाटर गया और जहां से ये कहाँ चला गया, ऑस्किलम से बाहर हो गया। तो आगे यहाँ पे आपको एक इनडायरेक्ट वे में समझाया भी जा रहा है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। उसी में से फूड को क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी उसी में से करेगा एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्वेनोसाइट्स का ही दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, कॉलर सेल्स भी हम लोग कहते हैं इसको। तो मैंने आपको क्या सिखाया, द इंटायर स्पॉन्जोसील is lined by specific cells which are known as क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स की दूसरा नाम क्या है, स्पॉन्जोसील है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको एक बात बोली कि वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल है उसको क्वेनोसाइट्स के द्वारा लिया जाएगा। क्वेनोसाइट अपना अपना खुद का ही डाइजेशन करेंगे। तो वैसे डाइजेशन को जहाँ पे एक सेल अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपकी बॉडी में एक सेल थोड़ी करता है, माउथ से लेके एनस तक के बीच में जाते 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 पता नहीं रास्ते में कितनी चीजें आती हैं, काउंटलेस चीजें और काउंटलेस फैक्टर्स जो है आपके डाइजेशन में इन्वॉल्व है। कई चीजें तो ऐसी हैं जिसके ऊपर आज तक रिसर्च ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सीधा साधा हिसाब किताब है। अगर आपसे कोई पूछे कि विच टाइप ऑफ डाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉलीफेरा, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, आपके ऑप्शन में होगा इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सिर्फ इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर, इंटर सेलुलर नहीं बोल रहे हैं हम। कई बच्चे क्या करते हैं, इंटर सेलुलर ही लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। वो टीचर भी जानबूझकर चेक ही करने के लिए देते हैं कि ये इंटर लिखता है या इंटर लिखता है। तो 90% बच्चे क्या करते हैं, इंटर सेलुलर लिख के आते हैं। इंटर मतलब बीच में, सेल के बीच में, और इंट्रा मतलब सेल के अंदर। तो आपको इंट्रा सेलुलर इसमें याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि आखिर कुछ तो शेप है ना इसकी बॉडी का। तो इसकी बॉडी को जो स्केलेटन सपोर्ट करने का काम करता है वो किसका बना है, स्पिक्यूल से या स्पॉन्जिन फाइबर से। सेक्स, अब क्या ये बेचारा इतना बैकवर्ड ऑर्गेनिज्म है जिसको कि प्लांट बोला जाए कि एनिमल, उसी में काफी सालों तक लोगों को कंफ्यूजन थी। तो ये कहाँ से मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गन कैरी करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सेपरेट नहीं है, और जिसकी वजह से इसको प्लांट से निकाल के बाहर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाला गया। तो रीजन ये है कि सेम ही इंडिविजुअल क्या करेगा, एग और स्पर्म दोनों बनाने का काम करेगा, ठीक है, यूज करेगा, फिर न्यू पॉलीफेरा बनाएगा। लेकिन एक दूसरी बात ये है कि यही स्पॉन्जेस, जैसे ही 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आप जाएंगे, आपको एक इमेज और डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको क्या शो किया जा रहा है कि स्पॉन्जेस के अंदर क्या है, यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स भी फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, असेक्सुअल स्पोर भी फॉर्म होते हैं। लेकिन ये अगर फ्रेगमेंटेशन भी कर ले, इसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तब भी ये दूसरे सबस्ट्रेटम पे जाके चिपकेगा तो फुल बॉडी ये बना लेगा, ठीक है। और सेक्सुअली कैसे होगा ये, बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। फर्टिलाइजेशन, अब बाहर तो कहीं पे ये जाएगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इसमें इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बोलने का क्या मतलब होता है, अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो उसका क्या मतलब होता है। और ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करता फिर से बोलेंगे। है। मैम, जिसका एम्ब्रियो किसी और ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करता है। देखिए, अच्छा, फ्रॉग के लार्वा को देखा है आपने। देखिए मैं शो करती हूँ। कई बार आपने ना गटर वटर के पानी में देखा होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि ये किसका लार्वा है, फ्रॉग का है। इसके साथ रिलेटेड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये किसी भी बच्चे को ये फ्रॉग जैसा दिख रहा है क्या, पानी में ना ऐसे स्विम करते हुए दिखेंगे आपको ये। यस मैम। अच्छा, ये फ्रॉग जैसा तो नहीं दिख रहा। यस मैम। नो मैम। मैम ये बेबी फ्रॉग है। लेकिन ये ना
अलग ही है, बिल्कुल अलग। बोलने का मतलब अगर आप सोचना स्टार्ट कर दें कि हम कौन से फाइलम में इसको प्लेस करें, तब भी कहीं नहीं फिट होगा। तो सवाल ये उठता है, देन व्हाट इज दिस? तो ये क्या है? ये लार्वा ऑफ एम्फीबिया है। एम्फीबियंस का क्या है? ये लार्वा है। तो लार्वा जब आपसे पूछा जाता है कि होता क्या है, ठीक है, तो एक्चुअली में लार्वा जो है ये एक ऐसा स्टेज है जो इमेच्योर फॉर्म है। मैच्योर तो मैच्योर होगा तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, फीचर बदल जाएगा, गुण बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लार्वा, तो लार्वा इज द एक्टिव immature form of any organism that completely differs from their parents. अब उसी पेरेंट का, अब इसको रखा जाए और एक फ्रॉग को बिठा दीजिए दोनों को आमने सामने, तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि ये जो है ये फ्रॉग का ऑफस्प्रिंग है, कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है? तो आपको यहाँ पे दो की पॉइंट याद रखने हैं। पहली चीज ये इमेच्योर तो है लेकिन एक्टिव, ऐसा थोड़ी कि सोया हुआ है या फिर डेड हो गया या फिर ये जिंदा ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। एक्टिव है नो डाउट, बट इमेच्योर है। एक्टिव भी है प्लस इमेच्योर भी है। ठीक है, स्पेशलिटी क्या है इसकी? तो ये कंप्लीटली डिफर करता है अपने एडल्ट से, अपने पेरेंट से। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही लार्वल स्टेज होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे आप सिल्क वॉर्म वगैरह को देखेंगे ना आगे जाके, तो उसमें बहुत सारे बीच में स्टेजेस आते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या स्पेशलिटी है कि इसके पास क्या है, एक ही लार्वल स्टेज है। तो यहाँ पे धीरे 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 करते 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 जब ये चेंज होगा तो इसकी जो पीछे वाली पूंछ, आपको टेल रीजन जो आपको नजर आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा। अभी आपको इसमें लिम्स नजर नहीं आ रहे हैं, उसमें लिम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेट्रापोडा को बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, सिर्फ फर्स्ट फाइलम को समझाने में मेरा समय जाएगा, इसके बाद तो सुपर स्पीड से चलेगा। क्योंकि लार्वल स्टेज जो है, अब हम लोग सिर्फ इतना ही लिखने वाले हैं आगे जाके कि ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, अगर किसी फाइलम के किसी ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा ऑफस्प्रिंग पाया जाएगा जो कि आफ्टर बॉर्न जब उसको देखा जाए तो वो अपने पेरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नाम में ही छुपा हुआ है ना। बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लिखेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट में लिखेंगे लार्वा इज प्रेजेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लिखेंगे लार्वा इज नॉट प्रेजेंट। उल्टा है इसका। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, और अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाएगा तो इसका मतलब, जैसे आप में कैसा, ह्यूमन में कैसा डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, कैसा होता है? ह्यूमन में कैसा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है? डायरेक्ट होता है। कहाँ कोई लार्वल स्टेज है? ह्यूमन का कोई भी ह्यूमन बेबी होगा, हाँ, एलिफेंट मतलब बेबी होगा, कोई उनका भी कोई होगा, नेचुरल उसको स्टेज देख के नहीं कोई होता। भी रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ भाई किस ऑर्गेनिज्म का है ये। ठीक है, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ये एडल्ट से क्या होता है, कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होता है। आसानी से कोई भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि हाँ ये तो बिल्कुल भी और किसी भी कीमत पे ये पॉलीफेरा जैसा नहीं दिख रहा है, बट है तो उसी का ही ऑप्शन। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक व्यू की अगर हम बात करें तो आपके पास 3 एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम के पर्पज से आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइकन, second example is Euspongia which is referred as bath sponge, and third example is Spongilla। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे Spongilla है। ठीक है, आपको ये पूरा पॉरीफेरा याद करा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बस फॉर्मेट बता देती हूँ आपको लिखना कैसे, क्योंकि आपको तो एग्जाम में मार्क्स ही लाने के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन के आंसर करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेम द सिंगल ओपनिंग इन पॉरीफेरम्स। क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील। सिंगल ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग, कैविटी नहीं पूछा मैंने। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्क्यूलम। क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। जो भी छोटी मोटी कंफ्यूजन है अभी दूर कर लीजिए, मतलब नहीं समझे, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मैं ये पूछ रही हूँ ये बाहर वाला। ओपनिंग मतलब क्या होता है? जहाँ ओके मैम, ओपन नो हो रहा है, प्रॉब्लम। ओपन हो रखा है। अब ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। नो मैम। चलिए, हाँ, सिंगल ओपनिंग क्या होगा? ऑस्क्यूलम, याद ऑस्ट्रेलिया। रहेगा।
हाँ, न्यूमरस पोर्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी। मैम ऑस्ट्रेलिया होगा। Spongy cells. तब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्टिया, ऑस्टिया, OSTIA, ठीक है, तब ओस्टिया या ओस्टियम हो जाएगा, ठीक है। एंड सेंट्रल बॉडी कैविटी इज नोन एज, स्पॉन्जोसील। ठीक है, वेरी गुड। इसके नाम में छुपा हुआ है, जैसे कैविटी देखा नहीं आपने, तो कैविटी के लिए मैंने आपको सिलोम सिखा रखा है, तो आप क्या करेंगे, क्या टर्म कर देंगे यहाँ पे, बोलेंगे कि हाँ ये जो है स्पॉन्जोसील होगा। एंड द स्पेसिफिक फाइबर्स विच प्रोवाइड स्केलेटन टू द बॉडी ऑफ पॉरीफेरा क्या होगा? स्पॉन्जिन फाइबर्स, क्या होगा? स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स, ठीक है। फिर नेम द सेल्स विच लाइंस द इनर वॉल ऑफ पॉरीफेरा। कौन से सेल पॉरीफेरा के जो अंदर का स्पॉन्जोसील है उसके पूरे वॉल को लाइन करता है, उसका नाम पूछ रही हूँ मैं। फटाफट आंसर करेंगे। क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, क्या बोलेंगे? क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, याद रहेगा, ठीक है। यस। फिर आगे आगे देखिए क्या है ये, हार्माफ्रोडाइट बोलने का मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और रिप्रोडक्शन पे जब हम लोग जाएंगे तो फ्रेगमेंटेशन भी करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फॉर्मेशन भी करेगा, और इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल बोलने का क्या स्टेज। मतलब है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होगा विच आर मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको उस एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो कभी भी आपको पॉरीफेरा लिख के क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1। तो फिर कैसे पूछा जाएगा? मैंने आपको बताया था कि 20 से 21 कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स आपको सीखने हैं, तो बिल्कुल आज से अलर्ट हो जाइए। सिर्फ आपको क्या करना है, 22 मतलब 20 to 21, 20 से 21 कैटेगरीज के आपको एग्जाम्पल सीखने हैं। तो आज से, अब ये नहीं चैप्टर ओवर होगा, ठीक है, हम एक काम करते हैं, उसके बाद हम ना सारे फाइलम के एग्जाम्पल को लिखते हैं, अब हम याद करना शुरू करेंगे। मेरी बात याद रखिए, जिंदगी में कभी आपको एक भी फाइलम का एग्जाम्पल याद नहीं होगा, वैसे में खिचड़ी और अलग बनेगी वहां पे। सबसे अच्छा तरीका क्या, आज मैंने आपको पॉरीफेरा अगर सिखाया तो आपको पॉरीफेरा के ये कट टू कट एग्जाम्पल्स जो है प्रिंट हो जाने चाहिए दिमाग में, ठीक है। क्योंकि जब जैसे ही चैप्टर ओवर होगा तो मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप नील हो जाते हैं, उधर से कोई जवाब ही नहीं आता आपका, उधर से जवाब इसलिए नहीं आता क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन, आप पढ़ते नहीं है। तो मैं आपको आज ही से अलर्ट कर रही हूँ, इस चैप्टर से बच्चे जिस वजह से घबराते हैं इसके एग्जाम्पल है। बहुत ही आसान सा पार्ट होता है, बहुत ही आसान सा पोर्शन होता है। मतलब ऐसे हो जाइए कि कोई अगर आपको साइकोन बोले और नीचे अगर 4 फाइलम का नाम दिया जाए तो वहां पे आपका जो हाथ है ना वो कांपना नहीं चाहिए टिक करने के पहले कि इसका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। साइकोन बोलने का मतलब पॉरीफेरा, इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है दैट इज साइकन। अब साइकन ये क्या हो गया, तो आपने ये जो ऐसे इस तरीके से ये कनेक्टेड स्ट्रक्चर जो देखा था, ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये साइकन है, ये क्या है, साइकन है। अब इसको आपकी एनसीईआरटी ने कैसे बनाया है, तो मैं हटा दूंगी, बाद में समझाने के लिए लिया था, ये बनाया। तो बहुत अच्छा, इससे क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एज इट इज जो इमेज है मैंने वही उठा के आपके सामने रख दिया ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि ये क्या है, ये साइकन है। तो पहला एग्जाम्पल आपने किसका सीखा है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल आपने सीखा है वो साइकन का सीखा है, ठीक है। और इस साइकन को स्काइफा भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्काइफा कहते हैं, ठीक है। देन आपके पास स्पॉन्जिला है। अब ये भी नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। साइकन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया याद करके चले गए, लेकिन वो ये याद करना भूल गए कि भाई कौन सा फ्रेश वाटर था, कौन सा बाथ स्पॉन्ज था। तो जिसके लिए आपको याद रखना जरूरी है कि स्पॉन्जिला इज द, अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मतलब फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है।
मतलब किसी रिवर वगैरह में भी अगर आप बॉटम में जाके देखना स्टार्ट करेंगे तो वहां भी आपको ये स्पॉन्जिला देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर आपके पास यू स्पॉन्जिया है, ये बिल्कुल जैसे वो मार्केट में ल्यूफा बिकता है ना, ल्यूफा अवेलेबल होता है नहाने वहाने के पर्पज के लिए, तो ऐसा ही बिल्कुल दिख भी रहा है ये। तो इसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। याद हो गया सबको पॉरीफेरा? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। यस अब मैम। चलिए अब आपके एग्जाम के फॉर्मेट की बात करते हैं। होता ये है ना एक पॉरीफेरा, मैंने क्या बोला था आपको कि एनिमल किंगडम जब मैं चैप्टर पढ़ा दूंगी ना तो फिर आप प्रे करेंगे कि हमें ना अलग से कोई फाइलम लिखने को आए, क्योंकि होता ये है कि इसमें पॉइंट्स बहुत सारे बनते हैं, प्लस बच्चों को फिर लिखने में भी मजा आता है। भाई लिखने में तो तब नहीं अच्छा लगेगा ना जब आपको नहीं आएगा, आएगा तो ऑब्वियस है किसी भी बच्चे को अच्छा ही लगेगा लिखने में। तो सबसे पहले अगर इसके पॉइंट्स के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे आप इसको, और हमेशा के लिए एक वार्निंग है आपको कि कभी भी किसी भी फाइलम के बारे में एक चीज आप नोटिस करेंगे, एक डायग्राम या डायग्रामेटिक रफ व्यू जरूर बना देंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वहां पे सब में एक ना एक होता ही है, एक ना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जरूर होता है जिसका एक स्कीमेटिक डायग्राम जो आपको बनाना होता है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आपको इतना ज्यादा यहाँ पे क्या करना है, लेवल करना है। लेवल मत कीजिए, लेवल करने में बोल भी नहीं रही हूँ, बट हाँ रफ में आपको एक बॉडी प्लान जो है उसको बना के रख लेना। करना क्या है, बनाना जरूर है इसको, लेकिन सिर्फ आपको जो आसान लग रहा है उसी को मेंशन करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑस्टिलम लिख लिया, बाकी सब क्या है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब आप टारगेट वाइज में बैठे होंगे, ठीक है। तो अभी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। तो सिंगल ओपनिंग जो है दैट इज ऑस्किलम, ये तो लेवल कर सकते हैं। फिर ऑस्टिया भी आप लेवल कर सकते हैं, क्वेनोसाइट कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। स्पिक्यूल्स लेवल कर सकते हैं, ये देखिए येलो येलो स्पॉन्जिल फाइबर हैं। चलिए, हाँ तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि आपको एग्जाम में लिखना है, ये दिक्कत है आपकी। और चैप्टर पूरा ओवर होने के बाद एक जो सबसे कॉमन बच्चों का क्या डाउट होता है, मैम आपने पूरा चैप्टर समझा दिया, हमें नहीं समझ आ रहा एग्जाम में कैसे लिखना है। इससे अच्छा आप मेरे से लास्ट में क्वेश्चन पूछे, मैं यहीं से करा देती हूँ, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगी इसी फॉर्मेट पे। आप बाकी सारे फाइलम जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी वो आप लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, कट टू कट बस पॉइंट लिखेंगे। जैसे हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना, पहली वार्निंग तो यही है, क्योंकि आपके पास इतने ज्यादा पॉइंट होंगे ना स्टेटमेंट बनाने का समय भी नहीं होगा, ठीक है। बेवकूफ़ी भी हो जाएगी वहाँ पे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम में कि अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं तो हर एक पॉइंट को नंबर देंगे। मैं आपके कॉपी नोट्स की बात ही नहीं कर रही, आपको सपोज करना है कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉमन नेम। ये नहीं अब कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इतना समय नहीं है आपके पास, ठीक है। कॉमन नेम स्पॉन्जेस बस लिख दिया, कट टू कट बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? सेलुलर। सेलुलर। अब याद हो गया आपको तो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर अब ये जो पॉडीफेरा है या ये जो फाइलम है, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं, या स्पॉन्जेस ही लिख दीजिए, स्पॉन्जेस आर रेफर्ड एज आर रेफर्ड एज कनेक्टिंग लिंक। ये एक अच्छा पॉइंट है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या लिखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, connecting link between plants and animals. Then single body opening, क्या लिखेंगे, सिंगल बॉडी ओपनिंग क्या लिखेंगे? ऑस्टिलम। चलिए अब ठीक हो गया, अब कंफ्यूजन दूर हो गई, ऑस्क्यूलम हो गया। देन फिर आएंगे हम लोग न्यूमरस पोर्स
ऑन बॉडी क्या लिखेंगे? ऑस्टियम है, अगर आप ऑस्टियम इसका प्लूरल करना चाहते हैं तो ऑस्टियम ओस्टिया हो जाएगा, बस खत्म। कितना इजी हो गया, देखिए फटाफट लिखेंगे आप इसको। देन नेक्स्ट, सेंट्रल बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी लिखते के मतलब देखते के साथ आपको ये याद आ जाना चाहिए, स्पॉन्जोसील। स्पेसिफिक water canal system is present। अब क्या है इसमें, डैश दे के सामने आप मेंशन कर देंगे, वाटर एंटर्स फ्रॉम ऑस्टिया एंड goes out to ऑस्कुलम। बस हो गया, आगे चले। कल इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं किया तो लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक भी ऐसा अक्षर, एक भी ऐसा लेटर है, वर्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा या याद नहीं हुआ? देखिए ध्यान से, याद हो गया सबको? यस चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्केलेटन दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, डैश दे स्पॉन्जिंग दीजिए। फाइबर ये सब मतलब एक एक पॉइंट आपका अंडरलाइन करने वाला है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें। फिर आपने क्या सीखा इसमें, इनर बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय, क्या लिखेंगे? चाहे तो क्वेनोसाइट्स लिखेंगे क्वानोसाइट और कॉलर सेल्स। हो गया बस। फिर आगे चलिए फटाफट। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं क्या रिप्रोडक्शन से लास्ट में लिखेंगे। अब ये सब क्या था इसका, देखिए यहाँ से आपने ये बेसिक फीचर लिखा है, ये देखिए। अब आपने एनसीईआरटी बुक को देखिए, ये देखिए। अब आप एक बार इसको चेक कीजिए कि आपने सब कुछ कवर किया या नहीं किया। कॉमन नेम स्पॉन्जेस, हाँ हैबिटेट है, एक हैबिटेट लिख देंगे। सिमेट्री असिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्री कैसी होगी, असिमेट्रिकल ऊपर कहीं भी डाल देंगे क्योंकि ये पॉइंट ऊपर ही आता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाटर कैनाल सिस्टम में ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर जाएगा और ऑस्कुलम से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या करेगा, फूड गैदरिंग करेगा, रेस्पिरेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट वगैरह सब कुछ इसी से करेगा। क्वेनोसाइट या कॉलर सेल जो है इसके पूरे स्पॉन्जोसील को लाइन करने का काम करते हैं। अभी एक और पॉइंट क्या आएगा, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, ठीक है। ये तो खैर हो गया। बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। और ये सब ना रिप्रोडक्शन के बाद लिखा जाता है। एक रिप्रोडक्शन पहले रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और रिप्रेजेंट करने के बाद सारे पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है ना, ये तो मरे से मरे पॉइंट है कि मतलब आंख बंद करके बच्चा समझने के बाद इतना तो लिख ही सकता है, ठीक है। अब जैसे आप जब लिखेंगे इसको एग्जाम में तो इसको अरेंज कर लेंगे। अब जैसे कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऊपर जाएंगे, आपको देखते के साथ याद आ जाएगा, ये सब में जाना है ये पॉइंट। सिमेट्री अब है ही नहीं, असिमेट्रिकल खत्म। फिर
नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर, नॉट इंटर, इंट्रा, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। इंट्रा सेलुलर ओवर, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखते वक्त देखिए आपको क्या ध्यान देना, एक रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ऐसे हर एक क्वेश्चन में करना जरूर चाहिए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इसको यहाँ कर दिया मैंने। फिर इसके बाद जो इसके मोड्स हैं, अब क्या स्टेटमेंट बनाइएगा, स्टेटमेंट बनाने से क्या फायदा है, जब आपको पता है 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन थोड़ी आता है बायो में, समझ गए, तो वो तो कब का मिल गया आपको, आपने 10 पॉइंट ऐसे कट टू कट लिखा तभी मिल गया आपको, समय बर्बाद करने से क्या फायदा। 1 2 इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, जितना ज्यादा रेस की हो, जितना कॉम्प्रेस करके जितने ज्यादा पॉइंट्स आप दे सके। 3 आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे आप जो जो जानते हैं। पहला, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी कर सकता है, यहाँ लिख दीजिए पहला में फ्रेगमेंटेशन पूरी रिपोर्ट में, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हो गई। और जैसे ही मैंने क्या बोला था आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही लिखेंगे ना, उससे सारे पॉइंट कट टू कट कनेक्टेड होंगे, फिर हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो गया, इतना तो जरूर पहले क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो स्टेटमेंट बनाने से बच गए आप। Porifera can also increase their number by fragmentation, क्या स्टेटमेंट बनाने से फायदा, तो मैम फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन जो तो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पड़ता है ना। नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो देखिए आज मैं बता रही हूँ, इसको जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे, ठीक है। देखिए मैं दोनों में फर्क समझा दूंगा आपको। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 12th क्लास की, हालांकि वो बहुत अच्छा इमेज या डायग्राम तो नहीं है, बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्पोर के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो एक आपको टर्म सुनने को मिलेगा गिम्यूल्स, ये गिम्यूल्स ही टीचर्स बोलते हैं इसको, गिम्यूल्स। देखिए अगर हम आपके 12th क्लास के पहले चैप्टर के डायग्राम की बात करें तो ये बना हुआ है आपके बुक में, ये वाला, यही कुछ मिलता जुलता है, कलर चेंज हो गया बाकी डायग्राम यही है, समझिए। अभी तो जल्दी जल्दी में यही मिला। चलिए, तो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ऐसे ही मटके सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रहा, मिल ही गया इसको, चलिए। ये बिल्कुल चैप्टर 1 है आपका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, 12th क्लास में, इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो इसको लेबल क्या किया गया है डायग्राम के नीचे, इसको बोला गया है जिम्यूल, और ये है आपके नीट के एग्जाम का क्वेश्चन पास लेकर ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। बोला जाता है जिम्यूल्स के बारे में, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, कि ये जब यहाँ से स्प्लिट होके बॉडी के बाहर निकलेगा, तो बॉडी के बाहर निकलने के बाद इसमें कैपेबिलिटी और क्षमता होती है कि ये पूरे पॉलीफेरा को बना सकता है, ठीक है। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप आंसर भी देंगे और समझ भी जाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफी बच्चों का डाउट होता है। चलिए, अगर हम इस पॉलीफेरा को यहाँ से यहाँ काट दें, तो क्या इसका ये वाला पार्ट दूसरा पॉलीफेरा बनाएगा क्या, ये वाला पार्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा। ना वो तो तभी बना सकता है अगर उसके पास रीजनरेशन होगा तो। वो फ्रेगमेंटेशन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है।
लेकिन जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारे ऐसे पौधे भी आप अपने गमले में लगाते हैं कि जिसको काट के आप लगाएं तब भी वो जर्मिनेट, तब भी वो ग्रो करता है, और अगर आप उसका बीज लगाएं तब भी वो ग्रो करता है। यस और नो, होता है ना। यस मैम। अब गुलाब है, वो पॉलिनेशन भी तो करता ही है, लेकिन अगर आप उसके स्टेम को काट के गमले में लगा के पानी वानी डालते रहते वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, वो क्या हो गया, अगर हम उसको, मैं अगर आपको लिटरल मीनिंग समझाऊं, दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आपने उसके टुकड़े करे और वो ग्रो कर गया वहां पे। लेकिन जब हम उसके सीड के बारे में बात करें तो यहाँ तो सीड तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे ना एक यूनिट है, दिस स्पेसिफिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं होल ऑर्गेनिज्म को बना सकता हूँ। तो असेक्सुअल स्पोर का ना नाम पढ़ना होता है, नाम याद करना होता है हर जगह पे। सबसे आसान दुनिया का मोड क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बोलने का मतलब हो गया, इसके जितने टुकड़े कर दीजिए, इधर से कीजिए, उधर से कीजिए, उधर से कीजिए, जहां से करने का मन कर रहा है वो क्या करेगा, उतने सारे पॉलीफेरा बनाने का काम कर देगा। अब दोनों में फर्क समझ आया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यस मैम। फ्रेगमेंटेशन में। इसलिए हम लोग अलग अलग लिखते हैं। तो जैसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने लिखा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखने के बाद मान लीजिए कि आपके बुक में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मात्र इतना ही करने से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने लिखा बाय असेक्सुअल फोर्स, अब नहीं है आपके बुक में तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद तो हो ही जाएगा, एक आपने सुना है, अगर आपने इतना लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, ऑर्नामेंटेशन पॉइंट हो गया। हो गया खत्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से सारे पॉइंट निकलेंगे। हमने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोला हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर आपने ऐसे नोट कर रखा है तो मच बेटर है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे कैसे बढ़ना है। लिख लिया मैम। चलिए, अब देखिए, आइए यहाँ पे सारे पॉइंट उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बन जाएंगे। देखिए, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। मतलब 12वां पॉइंट तो ये पूरा रिप्रोडक्शन का मोड लेके चला गया, 13 मान लीजिए, 14 में सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मैं अब स्टार बना के कर देती हूँ। देखिए, तो जैसे ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी, तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे तो लिखने के बाद आपको याद आएगा कि नहीं आएगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, और कैसे होता है, यस मैम। ऑटोमेटिक है, कोई भी बच्चा लिखेगा, ठीक है। जैसे ही आप बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स लिखेंगे तब आप ये भी याद करेंगे, क्या जो गेमेट है वो अलग अलग मेल फीमेल बॉडी पे बन रहा है कि एक ही में बन रहा है। तो आपको याद आएगा कि अच्छा, ये हार्माफ्रोडाइट। क्या हो रहा है, एक ही में बन रहा है, ठीक है। तब आपको ये क्या याद आएगा कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या क्या होते हैं ये। और जैसे ही हर्माफ्रोडाइट आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ क्या लिखने पे चलेगा कि यहाँ पे मेल एंड नो सेपरेशन ऑफ फीमेल, मेल एंड फीमेल। हाँ, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स भी बोला जाता है गेमेट्स को, आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम ऑर्गेनिज्म, बाय सेम ऑर्गेनिज्म, बस। अच्छा, अब अगर फ्यूजन ऑफ गेमेट होगा, अगर तो फ्यूजन ऑफ गेमेट होगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म बनेगा तो किसमें कैसा बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, इनडायरेक्ट बन रहा है। तो अब बार ही आती है किसकी, डेवलपमेंट की। तो अलग से लिखा जाता है इसमें डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इसका कैसा होगा, इनडायरेक्ट। कैसा होगा, इनडायरेक्ट। लार्वा का नाम वगैरह मैं सब कुछ सिखाती है आपको, लेकिन अभी मैं इसलिए एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ कि अभी मेरा पर्पस है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कराना, क्योंकि फिर आप भी बोलेंगे कि इतना लेंदी मैम कैसे लिखेंगे, तो मैंने तो शॉर्टकट ही बताया है आपको। तो डेवलपमेंट इसका कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के ब्रैकेट में आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना है लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट। इसमें लार्वल फॉर्म जो है वो पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेटेड थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे। कोई भी बच्चा अपने से लिख सकता है, रटने की बात की जरूरत नहीं है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टैंप लगाता है किस चीज़ का, अच्छा 2 टाइप के गैमेट जो है वो बनेंगे ही बनेंगे, मेल और फीमेल के। कहाँ बनेंगे, अलग अलग बनेंगे या एक ही जगह पे बनेंगे? तो आप क्या देखेंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अच्छा एक ही ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो क्या टर्म है उसके लिए टर्म है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा इसका, तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। एक और चीज़, इसमें जब हो रहा है ये फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी। जैसे अगर मैं आपको फ्रॉग्स में पढ़ाऊंगी उसमें आउटसाइड द बॉडी होता है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं हम लोग, इनसाइड द बॉडी। अभी जब मैं क्लास ओवर करूँ ना, क्योंकि 11th और 12th के बच्चे लेट पढ़ते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं। अगर आप सो जाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, कल कर लीजिएगा उठ के। अगर आप नहीं सोते लेट नाइट अगर आप पढ़ते हैं तो पहला काम कीजिएगा, एक पेपर उठाइएगा, सोचिएगा वो आपकी एग्जामिनेशन की शीट है, और खुद से एक बार लिख के चेक करेंगे कि इसमें से कितने पॉइंट्स जो है वो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मेरे ख्याल से तो सारी पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, जिसके लिए आपका ब्रेन शार्प है। आज की क्लास में और अभी से लेके कल शाम तक तो आपको सब कुछ याद रहेगा, परसों सुबह वो आपके दिमाग से इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने की आदत तो है नहीं। फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट में आते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज एग्जाम्पल। फिर आएंगे इसमें एग्जाम्पल्स आर, चलिए बोलते चलिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, टाइकन। ठीक है, साइकोन। क्या सिखाया एक और नाम मैंने इसका आपको, टाइफा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कॉन्जिला। स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर हाँ, पॉन्ड। that is fresh water sponge. Then next क्या सिखाया मैंने आपको, यूस्पोन्जिया, that is bath sponge. बाथ पॉन्ड। Hmm. बाथ स्पॉन्ज। 9th क्लास में आपके पास एग्जाम्पल था यूज फ्लेक्सिबल, ठीक है। यहाँ भी इतना है तो मैंने आपको इतना लिखा है। अब आप मुझे बताइए पॉरीफेरा याद हुआ या नहीं हुआ। अब अगर आपसे कोई पूछे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, सेल टिश्यू ऑर्गन कुछ भी बोलेंगे नहीं है ना ऐसे। अब आपको क्रिस्टल क्लियर याद हो गया कि हाँ ये क्या है, ये फर्स्ट फाइलम है जो आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। हाँ एक और चीज है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, बहुत पुरानी जो जूलॉजी की बुक्स हैं, जब बॉटनी जूलॉजी की बुक अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जूलॉजी की बुक्स अभी भी है, मतलब पुरानी बुक्स की मैं बात कर रही हूँ, न्यू एक भी नहीं, ठीक है, जिसमें इस पॉरीफेरा के पहले प्रोटोजोआ को पढ़ाया गया है। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे रीजन बताएगा, क्या रीजन है इसका, ये जो अभी अभी आपने पॉरीफेरा पढ़ा ना, मैम तो पहले किस, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले वो लैंड की एनिमल किंगडम में तो प्लेस किया गया था। हाँ यस वेरी गुड। और क्यों प्लेस किया गया था, रीजन क्या है उसको प्लेस करने का एनिमल किंगडम में, बिकॉज ऑल द बिकॉज दे मेंबर्स आर ऑफ, पैरासाइटिक इन नेचर। एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक, कैसा है सब, एक्सक्लूसिवली। अब पैरासिटिक है तो चाहे तो ऑब्लिगेटरी है चाहे फैकल्टेटिव है, तो वो पैरासिटिक होने की वजह से या हेट्रोट्रॉफिक होने की वजह से, और कैरलस लिनियस आप जो शुरू से करते आ रहे थे, तो उन्होंने तो 2 ही क्राइटेरिया यूज किया था, एक उन्होंने इस्तेमाल किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा इस्तेमाल किया था उन्होंने लोकोमोशन। तो दोनों ही फिट हो रहा था ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफिक आ रहा था और लोकोमोशन भी आ रहा था, तो इन्होंने बोला एक काम करो इसको एनिमल किंगडम में ही रखो। तो जिसकी वजह से क्या किया गया, पॉरीफेरा के पहले बहुत सारी किताबों में, ओल्ड बुक्स में आप देखें, आज की बुक की मैं बात नहीं कर रही, जिसने भी अपनी बुक पढ़ाते वक्त बच्चों को रिवाइज करी है उसने प्रोटोजोआ को उठा के आपको किंगडम प्रोटिस्टा में फेंका है। जैसे कैसे, आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, मतलब आपको वो सामान फेंकने में भी नहीं बनता, आपको उसको
ड्राइंग रूम में भी नहीं रख सकते, बेडरूम में भी नहीं। मान लीजिए आपके बचपन की साइकिल होगी, आपके घर में पड़ी होगी, आपको उसको अगर कबाड़ी वाला आता है वो अच्छे कंडीशन में, उसको देने का भी मन नहीं करता होगा, आप कहते होंगे नहीं भाई हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है उसके साथ, तो आप उसको रखे रहते हैं वहाँ पे। फिर कोई और ऐसा मान लीजिए आप एक्स्ट्रा राशन लेके आ गए, आपके पास किचन में रखने की जगह नहीं है, बेडरूम में नहीं रख सकते, बेडरूम में रखेंगे कोई पागल ही बोलेगा, ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते, क्या करते हैं स्टोर रूम में ले जाकर रख देते हैं। उसी स्टोर रूम वाली हालत जो है ना, मैं बच्चों को कहती हूँ यहाँ पे किसकी किंगडम प्रतिष्ठा की है, जिसकी वजह से हमने किंगडम प्रतिष्ठा को किस चीज का टैग दे रखा है, हेट्रोजिनस किंगडम। याद आया आपको? जब क्वेश्चन पूछा यस जाता मैम। है कि नेम द हेट्रोजिनस किंगडम, तो किसको मार्क करना होता है? प्रतिष्ठा को। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रतिष्ठा ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है और ऐसी ऐसी कैटेगरीज को कैरी करता है जिनका खुद में ही आपसी कोई तालमेल नहीं है। जैसे क्राइजोफाइट्स मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जो भी कैटेगरी आपने उसमें पढ़ा, यूग्लिना अलग ही है, जब उसमें स्लाइम मोल्ड आएगा उसकी दूसरी कहानी है, वो बेचारा रेस्पिरेशन फंजाई और को ही लिंक कर रहा फोटोसिंथेसिस है। दोनों करता है यूग्लिना। हाँ, सब बिल्कुल टोटली क्या है, आपस में वहाँ पे डिफरेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका क्या होता है, अब जब इसके पॉइंट्स की बारी आती है, जब कभी भी इस फाइलम पॉलीफेरा की किसकी बारी आती है, पॉइंट्स की। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे इसके पॉइंट्स के बारे में आपको बात करूँ। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स फेमिलियर हैं, आपको फेमिलियर हैं, क्लियर है बिल्कुल। यस अभी मैम। जैसे इसकी बॉडी इनर बॉडी वॉल को जो लाइन करता है कोएनोसाइट, कोएनोसाइट के सिवाय और भी बहुत सारे सेल लाइन करते हैं। इसका टाइप है, इसका डिफरेंशिएशन है, बट क्या फायदा याद करने का, उसको मैं कराऊंगी आपको आगे जाके टारगेट पे। बट अभी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये मोर देन एनफ पॉइंट्स है आपके पास, इतना अगर आप लिख आइए तो फिर सवाल ही नहीं उठता। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में कोई टीचर नहीं पैदा हुआ जो नंबर काट दे आपका हाफ मार्क्स इतना लिखने के बाद। और इसको लिखने में 4 मिनट का समय जाएगा आपका, 4 मिनट का, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने में, क्योंकि एग्जाम में बच्चे वैसे भी स्पीड में लिखते हैं। और अगर आप एक डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं तो 1 मिनट समय आपका उसमें जाएगा, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। हालांकि सफिशिएंट वहाँ पे अगर आप कट टू कट लिखते हैं तो आपका समय भी बचेगा, पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, मार्क्स भी फुल मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको इतने पोर्शन में से, आपकी बुक में तो खैर जो भी लिखा हो वो तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन करा ही दिया, लेकिन इतने पार्ट या पोर्शन में से आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लें। और दूसरी वार्निंग मेरी तरफ से, इसके बाद ये मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है, इसके बाद मैं आपको जितने फाइलम्स, या इसके बाद जो मैं आपको 20 कैटेगरीज पढ़ाने वाली हूँ, या 20 आप खुद भी समझ सकते हैं कि आपको समझना है बैठ के, और मुझे वो 20 कैटेगरीज आपको समझाना है, ठीक है। तो उसको समझाने में कितनी मेहनत लगेगी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक मैंने आपको फॉर्मेट लिख के बताया है, इसके बाद के जितने भी फाइलम होंगे, जितनी कैटेगरीज होंगी, जितने क्लास आएंगे आगे जाके, मतलब इस क्लास की बात मैं नहीं करी, वो क्लास क्लासिफिकेशन में जो आएगा उसमें से एक भी एक्सप्लेनेशन में लिखूंगी नहीं, वो आपका काम है, आप लिखेंगे कट टू कट, ठीक है। और एक सब्जेक्टिव पेपर जो है, इस एनिमल किंगडम को पहले ओवर हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद एक सब्जेक्टिव पेपर का आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा, है ना, स्कूल में एग्जाम देने के पहले, जिससे आप अपने आप को चेक भी कर लीजिएगा कि हाँ आपने जो पढ़ाई करी है उसमें से कितना सीखा है आपने, ठीक है। और अगर आज की क्लास से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से। किसी कोई डाउट आज की क्लास से? नो मैम। चलिए क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि लास्ट में जो बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं ना उनको ज्यादा याद रहता है, होता है ना आपके साथ। तो आप कर रहे हैं तो ठीक ही है, एग्जाम तक तो जब से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो उसके बाद से क्या होगा, आपको ये याद भी रहेगा, मतलब नियर बाई का टॉपिक है जिसकी वजह से, ठीक है। लीव करूँ मैं? थैंक यू मैम। चलिए।